Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BEGM 163 Block 2nd, Kate Chopin, The Awakening. Introduction to The Awakening. ये नोवेल केट चॉपिन ने लिखा था और ये 1899 में पब्लिश हुई थी। स्टोरी एडना पॉन्टेलियर की है। वो एक मैरिड वुमन है जो अपनी आइडेंटिटी और फ्रीडम ढूंढ रही है। उस टाइम की सोसाइटी मानती थी कि वुमेन का काम सिर्फ वाइफ्स और मदर्स बनना है, लेकिन एडना इससे कुछ ज़्यादा चाहती थी। जब ये बुक आई थी तब लोगों ने इसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि इसने पुराने रिवाजों पर सवाल उठा दिए थे। आज इसे अमेरिकन लिटरेचर का एक बहुत बड़ा फेमिनिस्ट नोवेल माना जाता है। अबाउट द ऑथर, कौन थी केट चॉपिन? केट चॉपिन एक अमेरिकन नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। इनकी राइटिंग हमेशा वुमेन की लिव्स, इमोशंस, मैरिज और सोसाइटी में उनकी फ्रीडम के बारे में होती थी। यूनिक स्टाइल, वो बाकी राइटर से अलग थी क्योंकि उनका मानना था कि औरतों की अपनी एक अलग पहचान और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, ऑथर के बारे में बोल्ड आइडियाज़। केट चॉपिन के आइडियाज़ उनके टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा बोल्ड और एडवांस थे। पोइनर, आज उन्हें फेमिनिस्ट लिटरेचर की एक पोयनी शुरुआत करने वाली के रूप में याद किया जाता है। सेटिंग ऑफ द नोवेल, ये स्टोरी लुइसियाना में सेट है। इसमें दो मेन जगह हैं, ग्रैंड इसले और बाद में न्यू ऑरलीन्स। ग्रैंड इसले ये एक शांत और नेचर के पास वाली जगह है। यहाँ रहकर ही एडना अपनी लाइफ के बारे में अलग तरीके से सोचना शुरू करती हैं। न्यू ऑरलीन्स, ये जगह सोसाइटी, उसके रूल्स, ट्रेडिशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाती है। द कॉन्ट्रास्ट, इन दोनों जगहों को फ़र्क एडना की इनर स्ट्रगल को दिखाता है। एक तरफ उसकी आज़ादी है और दूसरी तरफ सोसाइटी की उम्मीदें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मेन कैरेक्टर एडना पॉन्टेलियर, हीरोइन। एडना इस नोवेल की मेन कैरेक्टर और हीरोइन है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इंटेलिजेंट, वो समझदार और अक्लमंद है। सेंसिटिव, वो चीज़ों को गहराई से महसूस करती है। इमोशनल, वो ज़बरदस्त जज्बाती है। इंडिपेंडेंट, वो आज़ाद ख्याल की है और अपने दम पर जीने चाहती है। आर्टिस्टिक, उसका इंटरेस्ट आर्ट और पेंटिंग में है। अनहैप्पी लाइफ, हालांकि उसकी लाइफ कंफर्टेबल है, पैसा और सहूलतें हैं, फिर भी वो ना खुश है क्योंकि उसके पास कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं है। गोल, वो सिर्फ अपने पति और बच्चों के लिए जीने के बजाय अपने खुद की आइडेंटिटी और वजूद का ढूंढना चाहती है। ठीक है, लियोनी पॉन्टेलियर, एडना's हस्बैंड, यह एडना के हस्बैंड हैं। वेल्दी एंड सक्सेसफुल, वो काफ़ी अमीर और बिजनेस में कामयाब हैं। माइंडसेट, वो एडना को रिस्पेक्ट तो देता है लेकिन उसे सिर्फ एक वाइफ और मदर के रूप में ही देखता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो ये नहीं समझ पाता कि एडना को इंडिपेंडेंस क्यों चाहिए। सोसाइटी सिंबल, वो उस पुरानी ट्रेडिशनल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है जो बदलाव पसंद नहीं करते। रॉबर्ट लेबर्न, रॉबर्ट एडना का एक बहुत क्लोज फ्रेंड है। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरे इमोशनल फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। इन्फ्लुएंस, रॉबर्ट एडना को लव और फ्रीडम के बारे में अलग तरीके से सोचने के लिए एनकरेज करता है। द एग्जिट, लेकिन आखिर में वो एडना को छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसे सोसाइटी के जजमेंट का डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एडिले रेटिग्नोल, ये एडना के फ्रेंड है। वो एक आइडल वाइफ और मदर है। फैमिली लाइफ, वो बिना किसी शिकायत के अपनी ट्रेडिशनल फैमिली से बहुत खुश है। सोसाइटी सिंबल, वो उस चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है जो सोसाइटी एक औरत से एक्सपेक्ट करती है कि वो सिर्फ घर परिवार संभाले। ठीक है, मैडमोजेल रीज, ये एक बहुत ही टैलेंटेड पियानो बजाने वाली है। इन्होंने कभी शादी नहीं की क्योंकि उन्हें अपनी फ्रीडम सबसे प्यारी थी। सपोर्ट फॉर एडना, वो एडना को इंडिपेंडेंट बनने के लिए सही रास्ता दिखाती है और एनकरेज करती है। सिंबलिज्म, वो आर्टिस्टिक फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है जो दिखाता है कि एक औरत बिना शादी के भी अपनी मर्जी से जी सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? समरी ऑफ द नोवेल। स्टोरी ग्रैंड इसले से शुरू होती है जहां एडना अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियां, समर वेकेशन बिता रही है। ठीक है, रॉबर्ट से दोस्ती, वहाँ उसकी दोस्ती रॉबर्ट लेब्रन से होती है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। ठीक है,
रियलाइजेशन, इस टाइम के दौरान एडना को एहसास होता है कि उसे अपनी आम मैरिड लाइफ से कुछ ज़्यादा चाहिए। स्विमिंग का मतलब एक इम्पॉर्टेंट मोड तब आता है जब वो स्विमिंग करना सीखती है। ये स्विमिंग उसके अंदर कॉन्फिडेंस और फ्रीडम को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? न्यू ऑरलियंस आने के बाद जब एडना न्यू ऑरलियंस वापस आती है तो वो अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसकी नई लाइफ वो पेंटिंग को काफ़ी सीरियसली लेना शुरू कर देती है। स्टॉप्स एक्सपेक्टेशन, वो सोसाइटी की उम्मीदों पर खरा उतरना बंद कर देती है। पिजन हाउस, वो अपने बड़े घर को छोड़कर एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाती है जिसे पिजन हाउस कहा गया है। ओन डिसीजन, वो अपने सारे फैसले खुद लेने लगती है। कहानी का अंत, सोसाइटी का रिजेक्शन, इन सब के बावजूद सोसाइटी उसकी इस आज़ादी को एक्सेप्ट नहीं करती। रॉबर्ट के चले जाना, रॉबर्ट भी सोशल प्रेशर की वजह से उसे छोड़कर चला जाता है। द एंड, अकेली और निराश होकर एडना को लगता है कि इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो ग्रैंड इसलिए वापस चली जाती है और समुंदर में चली जाती है। नोवेल का एंड इस बात पर होता है कि जिसे पढ़ने वाले अपने तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मेजर थीम्स, वुमेन्स फ्रीडम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इस कहानी का सबसे ज़रूरी और मुख्य थीम है एडना की आज़ादी। एडना को इन सब चीज़ों में आज़ादी चाहिए थी, किसमें? मैरिज, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ, अपनी निजी ज़िंदगी में, इमोशंस, अपने ज़बरदस्त जज्बात और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, करियर, अपने काम या आर्ट में, डिसीजन मेकिंग, अपने फैसले खुद लेने में। मेन मैसेज नोवेल ये दिखाता है कि आसपास के हक, राइट्स होना चाहिए कि औरत के पास इतना हक होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहती है। सर्च फॉर आइडेंटिटी, एडना ये जानना चाहती है कि वो असल में कौन है। बियॉन्ड रिलेशन, वो नहीं चाहती कि लोग उसे सिर्फ किसी की पत्नी या किसी की मदर के रूप में पहचाने। ओन आइडेंटिटी, वो समाज से अलग अपनी एक खुद की पहचान और वजूद बनाना चाहती है। ठीक है, मैरिज, ये नोवेल पुराने ज़माने के ट्रेडिशनल मैरिज के तौर तरीके और सवाल उठाता है। ज़रूरी चीज़ें, नोवेल दिखाता है कि एक अच्छी शादी में सिर्फ जिम्मेदारियाँ नहीं बल्कि रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, इक्वालिटी, लव सब कुछ होना चाहिए। अनहैप्पीनेस, अगर शादी में ये सब चीज़ें ना हो तो लोग अंदर से बहुत अनहैप्पी महसूस करते हैं। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, एडना की आज़ादी होने के डिज़ायर्स और समाज के बनाए रूल्स के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आज़ादी वर्सेस बात मानना, एक तरफ एडना फ्रीडम चाहती है और दूसरी तरफ सोसाइटी उसे ओबीडियंस मतलब बात मानना और दबकर रहना एक्सपेक्ट करती है। सेंट्रल स्ट्रगल, ये टकराव ही इस पूरी कहानी का मेन स्ट्रगल है। नेक्स्ट क्या है? लव, नोवेल में प्यार के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं। एडना की अपनी शादी में कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन या गहरा रिश्ता नहीं था। ट्रू इमोशनल लव, रॉबर्ट के साथ उसका जो रिलेशनशिप था वो सही रूप में इमोशनल लव और सच्चा लगाव दिखाता है। आर्ट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, पेंटिंग करने से एडना के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता है। वे टू एक्सप्रेस आर्ट उसके लिए एक ऐसा जरिया बन जाता है जिससे वो अपने दबे हुए फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये काम उसे पैसे कमाने और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में भी मदद करता है। सिम्बलिज्म, द सी, समुंदर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट सिंबल है। ये इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फ्रीडम, खुली आज़ादी, सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को ढूंढने और समझने के सफ़र को, एस्केप, समाज के दबे हुए माहौल से एस्केप को, पीस, अंदरूनी शांति को, इंडिपेंडेंस, बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी से जीने को। ठीक है, फिर बर्ड्स, बर्ड सिंबल फॉर वुमेन, बर्ड इस नोवेल में औरतों की हालत को दिखाता है। एक उड़ती हुई चिड़िया फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। ट्रेप्ड बर्ड, एक पिंजरे में बंद चिड़िया उन औरतों को दिखाती है जो समाज के पुराने नियम कानून में फंसी हुई है। स्विमिंग, स्विम करना एडना के बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को दिखाता है। कंट्रोल ओवर लाइफ, जब वो तैरना सीखती है तो ज़िंदगी में पहली बार उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ का कंट्रोल किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने हाथ में है। द पिजन हाउस,
ये वो छोटा सा घर है जहाँ एडना अकेली रहने आती है और ये उसकी इंडिपेंडेंस को दिखाता है। न्यू लाइफ, ये घर इस बात का प्रतीक है कि वो समाज को छोड़कर अपने लिए एक नई जिंदगी बनाना चाहती है। नेक्स्ट क्या है, फेमिनिज्म इन द नोवेल। द अवेकनिंग को एक शुरुआती फेमिनिस्ट नोवेल में माना जाता है क्योंकि ये औरतों की बराबरी को सपोर्ट करता है। एडना का मानना क्या है? एडना के हिसाब से हर औरत के पास ये सब होना चाहिए। क्या? पर्सनल फ्रीडम, खुद की आज़ादी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पैसे के मामले में किसी पर निर्भर ना होना, इमोशनल इंडिपेंडेंस, अपने जज्बात पर अपना हक होना, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अपने एक अलग पहचान। मेन आर्ग्यूमेंट, ऑथर केट चॉपिन का कहना है कि औरतें भी इंसान हैं और उनके भी अपने ड्रीम्स और एम्बिशंस होते हैं। ठीक है। नरेटिव टेक्निक, केट चॉपिन ने इस नॉवल को लिखने के लिए किन टेक्निक्स का यूज़ किया है? थर्ड पर्सन नरेशन, कहानी को कोई तीसरा शख्स बयां करता है। रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन, सब कुछ बहुत असली और रियल लगता है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस, एडना के दिमाग और सोच के गहरा एनालिसिस दिखाया गया है। सिंबलिज्म, अलग अलग सिंबल्स जैसे सी, बर्ड्स का यूज़ किया गया है। सिंपल लैंग्वेज, भाषा बहुत आसान और सिंपल है। रिजल्ट, इस तरीके से रीडर्स एडना के एक्शन और उसके अंदरूनी ख्यालों को दोनों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाई द नोवेल वॉज कंट्रोवर्शियल। जब ये नोवेल 1899 में पब्लिश हुई थी तब की सोसाइटी के रूल्स बहुत अलग थे। हस्बैंड्स की बात मानना, लोग मानते थे कि औरतों को सिर्फ अपने पति की बात माननी चाहिए। डिवोर्स रेयर था, उस ज़माने में तलाक बहुत ही कम देखने को मिलता था। इंडिपेंडेंस डिस्करेज्ड, औरतों की आज़ादी और इंडिपेंडेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था। क्रिटिसिज्म, क्योंकि एडना ने इन सब पुरानी बातों और बिलीव्स पर सवाल उठाए इसलिए उस वक्त के बहुत से रीडर्स ने नोवेल को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। टुडे स्टेटस, लेकिन आज के टाइम पर उस लिटरेचर को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिस्पेक्टेड काम माना जाता है। इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ द नोवेल हमें कुछ ज़रूरी बातें सिखाता है। क्या सिखाता है? फर्स्ट है फ्रीडम सबके लिए, हर इंसान चाहे तो मर्द हो या औरत, फ्रीडम सब डिजर्व करते हैं। इक्वल राइट्स, औरतों के पास भी मर्दों के बराबर इक्वल राइट्स होने चाहिए। रिस्पेक्ट इंडिविजुअलिटी, सोसाइटी को हर एक इंसान की अपनी अलग पहचान और इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इक्वलिटी इन मैरिज, शादी का रिश्ता हमेशा इक्वलिटी और अंडरस्टैंडिंग पर टिका होना चाहिए। आइडेंटिटी एंड हैप्पीनेस, खुश रहने के लिए खुद की एक पर्सनल आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है। ये कुछ एग्जाम कीवर्ड्स हैं। फेमिनिज्म, औरतों के अधिकार और बराबरी की बात करना। फ्रीडम, बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी की जीने की आज़ादी। आइडेंटिटी, समाज में किसी रिश्ते के बिना अपनी खुद की पहचान। मैरिज, शादी का रिश्ता जिसमें नोबल इक्वालिटी और अंडरस्टैंडिंग की मांग करता है। इंडिविजुअलिटी, एक इंसान के रूप में अपनी अलग सोच और यूनिक पहचान रखना। सोसाइटी, समाज और उसके बनाए नियम, रूल्स जो एडा पर प्रेशर बनाते हैं। पैट्रियार्ची, पुरुष प्रधान समाज जहां मर्दों के पास सारी पावर होती है और औरतों को सिर्फ दबाया जाता है। सिंबलिज्म, कहानी में किसी चीज़ का गहरा मतलब होना, जैसे बर्ड्स और सी का यूज़। सी, समुद्र जो आज़ादी और खुद को ढूंढने को दिखाता है। बर्ड्स, चिड़िया जो पिंजरे में बंद औरतों या आज़ाद उड़ने वाली ख्वाहिशों का प्रतीक है। पिजन हाउस, वो छोटा घर जो एडना की आज़ादी और सेल्फ रिलायंस को दिखाता है। साइकोलॉजिकल नोवेल, ऐसी कहानी जो बाहरी एक्शन से ज़्यादा कैरेक्टर के दिमाग और अंदरूनी ख्यालों पर फोकस करे। वुमेन्स राइट, औरतों के अधिकार जैसे फैसले लेने के हक और आज़ादी। सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को जानना और ये पहचानना कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। इंडिपेंडेंस, किसी पर निर्भर ना होना, चाहे वो पैसे के मामले में हो या इमोशंस में। ठीक है। ब्लॉक सेकंड क्विक रिवीजन। ऑथर कौन है इस नोवेल के? केट चॉपिन। पब्लिश कब हुई थी ये नोवेल? 1899 में। हीरोइन कौन है? एडना पॉन्टेलियर। सेटिंग, कहानी 2 जगहों पर सेट है, ग्रैंड इसले और न्यू ऑर्लिन्स। मेन थीम क्या है इसका? सबसे ज़रूरी विषय औरतों की आज़ादी है, वुमेन्स फ्रीडम है। इम्पॉर्टेंट सिंबल्स, कहानी में 3 मुख्य सिंबल यूज़ किए गए हैं, सी, बर्ड्स और स्विमिंग।
सी बर्ड्स स्विमिंग ओवर पिजन्स। तो फिर तो 4 हुए। अच्छा, नेक्स्ट हो गया जेनरे। ये एक फेमिनिस्ट नोवेल और दिमागी ख्यालों पर आधारित नोवेल है। नरेशन कहानी को तीसरे व्यक्ति के नज़रिए से बताया गया है। मेजर कॉन्फ्लिक्ट, इसमें असली लड़ाई एक इंसान की निजी ख्वाहिशें, डिज़ायर्स, सोशल एक्सपेक्टेशन के बीच दिखाई गई हैं। एंडिंग, कहानी के अंत में एडना समुंदर में वापस चली जाती है। यह आज़ादी की लड़ाई के दुखद परिणाम को दिखाता है। कंक्लूजन क्या कह रहा है? द अवेकनिंग एक बेहद ताकतवर नोवेल है जो एक औरत को आज़ादी, पहचान और सेल्फ रिस्पेक्ट की खोज को दिखाता है। चैलेंजिंग ट्रेडिशन, के चौबिन ने इस कहानी के जरिए शादी और समाज में औरतों को पुराने रोल्स पर सवाल उठाया है। डिग्निटी एंड चॉइस, नोवेल ये साबित करती है कि हर एक इंसान को अपनी मर्जी से फैसले लेने और अपनी इज्जत के साथ जीने का पूरा हक है। इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, अपनी फेमिनिस्ट और सेल्फ डिस्कवरी के थीम्स की वजह से आज ये अमेरिकन लिटरेचर एक बहुत मुख्य हिस्सा है और आपके चैप्टर में भी है इसीलिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।